A very good morning to all of you. My name is Atul Jain and I belong from Ajmer, Rajasthan. By profession, I am a wedding planner and I also owe a preschool here in Ajmer, Rajasthan. Talking about my academic background, I have done my schooling from Maheshwari Public School, Ajmer, and then I have done my bachelor's in arts from DAV College, Ajmer, and there I had a gold medalist. I hold a rank in the merit list, and then I done my PG, that is Masters in Geography, from Government College Ajmer, and there also I received a gold medal. And then during pursuing my Masters, I have applied for UGC NET, and in December 2018, that was my first attempt for UGC NET, I have qualified this exam and done UGC NET. Then in this particular year, that is June 2020, I have done GRF, and this time I have done a preparation of around 20-25 days. I am just like all the other students who are watching me, like last moment पर जो preparation हम लोग करते हैं और उसी के basis पर हम लोग सारी चीज़ों को आगे examination के अंदर लिख करके आते हैं, वही इसी तरीके की मेरी preparation रही है. मेरा academic background no doubt थोड़ा सा अच्छा रहा है, because last time की preparation भी आपको एक fruitful terms में करनी होती है. तो इसलिए चाहे मेरी बैचलर्स डिग्री हो, चाहे मेरी मास्टर्स डिग्री हो, चाहे मैंने नेट क्वालिफाई करा हो, फिर मैंने जीआरएफ क्वालिफाई करा हो, सभी जगह मैंने लास्ट टाइम पर फोकस करते हुए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, बिकॉज आई हैव टू ऑपरेट माय बिजनेस अलोंग द साइड. सो दैट इज़ वाई मैंने अपना जो फोकस है वो लास्ट मोमेंट पर कैसे रहे और किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इन दोज लास्ट 25 डेज, इस स्ट्रैटेजी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. नाउ I would be covering whole of this lectures in 3 parts. Firstly, I am going to tell you some of the common points जो कि हमको पेपर 1 और पेपर 2 में ध्यान देने चाहिए during our preparation और जब हमारे पास समय थोड़ा सा कम होता है. Secondly, मैं सबसे पहले पेपर 1 को यूनिट बाय यूनिट, मतलब एक क्रिस्प टिप्स आपको देना चाहूँगा कि क्या क्या मैंने करा उस दौरान, जो हर एक यूनिट के अंदर यूनिट बाय यूनिट मैं आपको बताऊँगा. थर्डली, मैं आपको कवर करूंगा पेपर 2 की यूनिट बाय यूनिट, जो कि मेरा ज्योग्राफी था एज अ सब्जेक्ट. तो मैं यूनिट बाय यूनिट मैंने ज्योग्राफी के अंदर क्या करा वो मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए, सबसे पहले जो मेरा मेन जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है, दैट इज द कॉमन पॉइंट्स टू कवर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. First of all, the most important, there are 2 weapons in this exam. The first weapon is the previous year questions. The second is the syllabus. Why I kept the प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज द फर्स्ट? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को अगर आप ना देखें, एक बार ओवरलुक कर जाए, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही पड़ेंगे. रीजन बीइंग दैट आई हैव एनालाइज कि कुछ टॉपिक्स ऐसे पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों ही जगह हैं जो सिलेबस में इतने एक्सटेंसिवली नहीं दे रखे हैं, बट उनसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं. तो और क्योंकि अब नया सिलेबस भी अपडेट हो गया है जब से एनटीए कंडक्ट कर रही है, तो हम लोगों को ये देखना रहेगा कि कौन कौन से नए सिलेबस में से किस टाइप के क्वेश्चन ये पिक कर रहे हैं. तो मैंने सबसे पहला जो अपना फोकस रखा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही रखा. 2018 मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था वो लास्ट ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ओल्ड सिलेबस था उससे क्वेश्चन बैंक बनता था. उसके बाद 2019 से जो है न्यू सिलेबस लागू हो गया और उसके बाद मैंने सारे नए सिलेबस पर अपना जो है फोकस रखा. So, I have talked about the 2 major weapons of this examination, that is the previous year question papers and the syllabus. Now, you have this particular year, you have 24 shifts में आपका पेपर हुआ है और 24 shifts के आपके पास पेपर 1 मौजूद है. यहाँ पर 24 शिफ्ट्स में अगर हम लोग हर एक शिफ्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको पता चलता है हमारे पास 1200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है. ठीक है, इसी तरीके से आप 2019 के जून अटेम्प्ट पे चले जाइए, दिसंबर के जो 2019 का अटेम्प्ट था उस पे चले जाइए और जो जून 2020 का जो अटेम्प्ट था उस पे चले जाइए. इस तरीके से मिला करके आपके पास नए सिलेबस से काफ़ी सारा अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है. तो हम लोगों को इस पे फोकस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, उसके अराउंड हमारी प्रिपरेशन रखनी है, सो दैट कि हमारे को पता चले कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है. टॉकिंग अबाउट द बुक लिस्ट दैट आई फॉलो, फ्रेंकली और सिंसियरली स्पीकिंग,
दैट मैंने कोई ऐसी कोई बुक लिस्ट नहीं है जो पर्टिकुलरली मैंने फॉलो करी हो, बिकॉज यू से पेपर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा डायनामिक पेपर हो गया है। अब पेपर जो है वो दिन पर दिन बदलता जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता जा रहा है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद आपको उसको आंसर करना होता है। तो इस वजह से जो पेपर का पैटर्न है वो कंप्लीटली डायनामिक है और चेंज होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ द सिलेबस। तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर बुक को नहीं रेफर कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरनेट को बहुत वास्टली यूज़ करा। मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी। आपको ये बात ध्यान रखना है यूट्यूब की वीडियोस देखते हुए कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाए उसमें, क्योंकि यूजुअली लोग ये करते हैं कि एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, और वो अपना पूरा दिन ही इसमें निकाल देते हैं। तो बी फोकस व्हाट इज बीइंग गिवन इन योर सिलेबस, बी फोकस व्हाट इज बीइंग गिवन इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसको जाकर के आपको फिर यूट्यूब पे क्या मिल रहा है वो आपको पढ़ना है। तो मैंने जो अपनी लास्ट जो 25 डेज स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैंने पेपर 1 को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था कभी भी, तो मैंने क्या करा कि 25 डेज के अंदर मैंने सबसे पहले 2 दिन निकाले टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। दैट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ पेपर 1। मैंने उसको एक्सटेंसिवली यूट्यूब पे देखा, उसके बाद गूगल पे मैंने सर्व करा, और उसके मैंने अपने नोट्स में ही, हमारे लैपटॉप में ही उसके नोट्स बना लिए, सो दैट कि मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना था कि मैं उसको हैंड रिटन अपने नोट्स को लेकर के आऊँ, और उसके बाद फिर मे बी आप लोगों की वो तरीका हो सकता है कि आप हैंड रिटन नोट्स पर बिलीव करते हो, बट मैं फटाफट कॉपी पेस्ट करके और अपने नोट्स को एक फॉर्मेट में लेके आ जाता था। जैसे ही वो नोट्स आ जाते थे उसके बाद 1-2 दिन में मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के उसी में से रीड कर लिया करता था। तो इस तरीके से मेरा काफ़ी सारा टाइम जो था वो नोट मेकिंग जो टेक्निक थी उसमें सेव हो गया। मैंने नोट्स बनाए, बट वो कंप्यूटराइज्ड नोट थे, वो मेरे सारे के सारे नोट टाइप्ड थे, कॉपी पेस्ट से निकाले गए थे। तो बहुत ईजी पड़ा मुझे नोट्स को निकालने में और उनको इफेक्टिवली करने में। तो पेपर 1 की तो यहाँ पर बात हो गई, हम लोगों ने कर ली कि पेपर 1 में हमारे को ऑनलाइन नोट्स अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके प्रिंट आउट निकाल लें, उसमें मार्क कर लें, और उसके बाद उसमें से ही मल्टीपल रिवीजन आप करते जाएं। सेकेंडली, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में बहुत सारी ऐसी स्टैटिक बुक्स हैं, जैसे कि सविंदर सिंह है जो कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी की अलग अलग आती है। हालांकि मैंने सब बुक्स अलग अलग नहीं रेफर करी थी, मैंने जो उसकी एक वन सिंगल बुक फिजिकल ज्योग्राफी की आती है उसको रेफर करा था। इसके अलावा आपको अलका गौतम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। थॉट के लिए आपको माजिद हुसैन की बुक बहुत अच्छी रेफर करेगी। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन की बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की तरफ जाएं तो खुल्लर की बुक बहुत अच्छी है। तो बुक लिस्ट आपको कहीं जगह मिल जाएगी, बट यहाँ पर मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे कम से कम दिनों में हम लोग उसको अचीव कर पाएँ, हमारे गोल को जो कि JRF है उसको अचीव कर पाएँ। आई एम कमिंग आउट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। Now I am going to tell you about the paper 1 strategy unit by unit, कि unit by unit मैंने क्या करा था। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि स्पेसिफिक क्या एक टिप हम लोग ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, वो मैं अभी आपको डिलीवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बुक एज सच पर्टिकुलर नहीं है पेपर 1 के लिए, है बहुत सारी बुक्स, बट मुझे लगता है वो बहुत स्टैटिक है नेचर के अंदर, और पेपर का जो नेचर है वो डायनामिक होता जा रहा है। तो सबसे पहली जो यूनिट है आपकी वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ इन सभी यूनिट्स को मैंने किस तरीके से तैयार करा, एक कॉमन मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैंने सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर मैंने दिसंबर 2018 से लेकर के और फिर उसके बाद जून 2019 और दिसंबर 2019, इन 3 ईयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 10 शिफ्ट्स के अंदर पेपर होता है। हर एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से 500 क्वेश्चन का पर जो एक आपकी शिफ्ट है, जैसे कि जून वाला जो एरिया है उसमें आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, दिसंबर में आपको फिर 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद आपको आपके दिसंबर 2018 के टाइम में 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी आपका जो पेपर हो चुका है जून 2020 वाला, उसमें आपको करीब 1200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी अच्छे 2000 करीब क्वेश्चन जो हैं आपको उसका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। तो मैंने जैसे सबसे पहले मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत लोग इस तरीके से इसको देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम अगर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर जाएंगे, एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच लेकर जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारा जो पार्ट है वो थियोरीज में से, और काफ़ी सारा जो पार्ट जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल्स, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, वहाँ से क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। तो अगर एक बार आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा ना, तो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बेसिक कुछ चीज़ें पढ़नी है और उनके आप नोट्स बना लीजिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर अपने नोट्स फॉर्म कर रखे हैं, बहुत ही पतले से नोट्स हैं ये, और इसके अंदर मैंने 5 to 6 पेजेस के अंदर पूरी जो मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट थी उसको कंपाइल कर दिया था। तो इसके कंपाइलेशन को हमारे को काफ़ी इजी रहता है कि हम नोट्स को कंपाइल करके चलें और नोट्स को जितने भी हैं उसको 5 to 6 पेजेस में लिख लें। तो मैंने मेरे जितने भी नोट्स थे वो सारे टाइप्ड थे, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली टाइम सेविंग करनी थी, क्योंकि 25 डेज ही थे मेरे पास प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मेजरली आपको थियोरीज, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर्स, ये सब जो जितनी भी सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखते हुए साथ में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कम दी रिसर्च वाली यूनिट। रिसर्च वाली जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली आप जीआरएफ करके क्या करने वाले हैं, आप नेट क्वालिफाई करके क्या करने वाले हैं, यू विल बी परस्यूइंग योर रिसर्च। सो whenever you are pursuing your research, this topic, particularly this unit, you have to go through whenever you are getting your research. So research के अंदर types of research, ex post facto research, experimental research, और research के काफ़ी सारे जो और types के research होते हैं वो हम लोगों को पढ़ना important हो जाता है। ये सब आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पर, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे elaborative वीडियोज़ मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा सकते हैं, कुछ वीडियोज़ को देख सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्व कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको पेस्ट कर सकते हैं जो भी कंटेंट आपको सही लग रहा है, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और वहाँ से रीड कर सकते हैं बार बार। तो रिसर्च में मैंने कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो थर्ड यूनिट है इसकी अगर हम बात करें तो मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। आई बिलोंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सो दैट्स वाई आई थॉट दैट इट वुड be very easy for me to do reading comprehension especially. So I didn't practice even a single reading comprehension, and that was very easy for me to handle the reading comprehension in during the examination. So that was not a very difficult task for me. But अगर आप थोड़े से comprehension में और reading में थोड़े से आपको डाउट्स होते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं शायद नहीं कर सकता, तो बेटर ये रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आप उनको रीड करके उनको सॉल्व कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। इसके लिए और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। द फोर्थ यूनिट दैट इज़ द कम्युनिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत छोटी यूनिट है कम्युनिकेशन। अराउंड मेरे को लगता है 3 to 4 पेजेस के अंदर मैंने उसको समराइज कर लिया था कम्युनिकेशन के नोट्स को, और काफ़ी सारी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस थी जिनने मुझे हेल्प करा कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में। तो मैं हमेशा से यही स्टेप फॉलो करता था हर एक यूनिट के लिए। सबसे पहले मैं यूट्यूब की जो वीडियोज़ थी उनको देखता था। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है, जो कि एक मेरी तरफ से एक रामबाण टाइप है और एक बहुत अच्छी सी टिप है आप लोगों के लिए, कि YouTube की जितनी भी वीडियोस आप लोग देखें जब आपके पास टाइम कम हो तो मैं उसको 2 की स्पीड पे चला लिया करता था, बिकॉज मेरे पास टाइम इतना नहीं होता था और मुझे 4-5 घंटे में पूरी यूनिट को कंप्रेस करना होता था। और जब आप कोई लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो आप काफ़ी बोर भी हो जाते हैं, फिर आपको उसको बीच में छोड़ना पड़ता है और उसके बाद फिर आप कोई दूसरी वीडियो पर स्विच हो जाते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि जितनी भी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखें वो आप 2 की स्पीड पर देख लें, सो दैट क्या होता है आपको फटाफट कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में चला जाता है और आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली जो एजुकेटर है वो बोलना क्या चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन में भी मैंने ऐसे ही करा। सबसे पहले कुछ YouTube की वीडियोस देखी, उसके बाद फिर विकीपीडिया पे गया, कुछ चीज़ें मुझे जो रेलेवेंट लगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द सिलेबस उसको मैंने अपने पेजेस के फॉर्मेट में डाला और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसमें से रीड करना स्टार्ट करा। तो कम्युनिकेशन के जो नोट्स थे, बहुत छोटी यूनिट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कम्युनिकेशन थोड़ी सी जो यूनिट है वो बहुत डाइसी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ा था वो तो नहीं आया था एग्जाम में, बट मुझे लगता है कि ठीक है उतना भी आप पढ़ लें, क्योंकि आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, पूरा होराइजन तो आप कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर दैट वॉट एवर आई एम रीडिंग दैट सफाइज, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में है। फिर तो जो एग्जाम में होगा वो हम लोगों को देखना ही है और हैंडल करना ही है। और यूजुअली ऐसा होता है यू बिल्ड अ एप्टीट्यूड। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं एग्जाम में वो मे बी फर्स्ट टाइम जरूर होगा, बट आपको वो एक एप्टीट्यूड बना देगा। आपकी जो रीडिंग है कम्युनिकेशन को लेकर के आपने जितना भी पढ़ा है, जितने भी नोट्स कंपाइल करे उसमें से क्वेश्चन आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, बट डेफिनेटली जो हेल्प मिलेगी वो आपको किस बेसिस पर मिलेगी, वो इस बेसिस पर मिलेगी कि जब आप कम्युनिकेशन को कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे तो आपको अलूफ नहीं लगेगा, आपको कुछ टर्म्स उसमें से पढ़े सुने से लगेंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यही मैंने कम्युनिकेशन वाली यूनिट के अंदर करा था। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिट दैट इज मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, दैट इज अ वेरी daunting task for me because I am very weak at maths. So
फ्रेंकली स्पीकिंग आई लेफ्ट दैट यूनिट। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट यूज टू डू दैट कि मैथमेटिक्स वो छोड़ ही देते हैं, तो मैंने भी वही करा था कि मैथमेटिक्स छोड़ दी। फ्रेंकली मैंने उस पर कुछ भी नहीं दिमाग लगाया, ना पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि शुरू से ही मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको गिव अप करा और मैंने उसको छोड़ दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग में से आते हैं इस यूनिट में से, उनको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कवर कर लिया था। जैसे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हुए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हुए, इस बार थोड़े बहुत क्लॉक्स से भी क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलेवेंट लगे उनको मैंने पढ़ लिया। मैथ्स मैंने कंप्लीटली स्किप कर दी बिकॉज दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिट दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम वर्बल रीजनिंग भी कह सकते हैं इस यूनिट को। ठीक है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा फोकस करा था इंडियन लॉजिक पे। इंडियन लॉजिक को काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बताते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ लाइक दैट और दैट दिस, बट आई डोंट थिंक सो। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट को फिल्टर करने जाएं और आप देखें कि कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रही हैं बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। एक ही वीडियो मैंने शायद देखी थी और उसी में से मेरे नोट्स सारे के सारे कंपाइल कर लिए थे और मुझे वो काफ़ी हेल्प करा था इंडियन लॉजिक वाले सेक्शन के अंदर। इंडियन लॉजिक के अलावा मैंने फैलेसीज को पढ़ा था, इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ा था, सिलॉजिज्म क्या होते हैं ये पढ़ा था, वेन डायग्राम मुझे पहले से आता था और थोड़ी बहुत मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो ये पूरी यूनिट जो है वो प्रैक्टिस वाली यूनिट है एंड आई थिंक यू शुड पर्टिकुलरली फोकस ऑन दिस यूनिट बिकॉज इसको अगर आप पढ़ लेंगे और लॉजिक्स अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। नेक्स्ट कमिंग द DI was, I was feeling that DI is very easy task for me because no doubt I am not knowing maths as such, but data interpretation is different from maths. Frankly speaking students, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप ना सोचें कि मैथ्स अगर मुझे नहीं आती तो DI यूनिट भी मुझे छोड़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DI के अंदर मैथ्स ज़रूर लगती है, परसेंटेजेस लगती हैं, एवरेजेस लगते हैं, बट बहुत बेसिक मैथ्स के टूल्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, जो आप यूँ 10 तक पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर आप थोड़े बहुत अपने जो टूल्स हैं बेसिक मैथ्स के टूल्स वो ब्रश अप कर लेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आपका DI सेक्शन होने वाला है। क्या पता आपका DI बहुत ज़्यादा इजी आ जाए और आपको केवल एवरेजेस निकालने हो सारे क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मेरा जो DI था वो परसेंटेजेस के ऊपर था और वो बहुत इजी था, तो मैंने जब उसको एनालाइज करा और पढ़ा तो मेरे से आसानी से हो गया। DI के अंदर मैंने जो करा था फ्रेंकली वो ये था कि मैंने जो बेसिक अपने मैथ्स के टूल्स थे उसको थोड़ा शार्पन कर लिया था 10th की NCERT से, और उसके अलावा मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसमें से DI के जितने क्वेश्चन मेरे से हो पा रहे थे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था क्योंकि मेरे पास ओनली 25 डेज ही थे प्रिपेयर करने के लिए बिकॉज आई वॉज बीइंग बिजी इन माई बिजनेस पार्ट ऑल्सो। सो ये जो 25 डेज थे उसमें ही मुझे सब कुछ कवर करना था, तो मैं उठते ही सबसे पहले एक DI सॉल्व कर लिया करता था बिकॉज वो एक माइंड बूस्टर होता है, एक तरीके से आपका माइंड बिल्कुल खोल देता है वो DI। तो एक मैं DI लेकर के बैठ जाता था और उसको हाफ एन आवर तक सॉल्व करके और फिर उसको साइड करता था, फिर मैं अपनी जो भी यूनिट मुझे पिक करनी होती थी वो करता था। नेक्स्ट यूनिट दैट कम्स इज ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ICT जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूनिट है। जब अगर आप 10th की या 9th की या 8th की जो NCERTs भी अगर आप देख लेंगे और बेसिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ ICT में बहुत ज़्यादा अपर लेवल का नहीं पूछा जाता है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ों को पूछा जाता है। ICT के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंट्रानेट, इंटरनेट क्या होते हैं, ईमेल के अंदर CC, BCC क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी थी ICT के अंदर। ICT के जो एब्रीवेशंस थे लोग उसकी लिस्ट बना लेते हैं लंबी सी और उसको लर्न करने बैठ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द परफेक्ट वे टू डील विद एब्रीवेशन। एब्रीवेशन अगर मुझे नहीं पता कि किसी चीज़ का HTML का फुल फॉर्म ये है, सपोज करिए मैंने लर्न भी कर लिया बट मुझे नहीं पता कि HTML एग्जैक्टली है क्या, तो मैं शायद मेरे को नहीं लगता मैं उसको लर्न कर पाऊंगा। अगर आपकी रटने की पावर बहुत अच्छी है तो मे बी क्रैमिंग पावर अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप शायद उसको कर सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं करा था। मैंने जो था ICT के पर्टिकुलरली नोट्स बना लिए थे और नोट्स बहुत बेसिक थे मेरे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट, इंट्रानेट क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ये सब मैंने उसमें कंपाइल करा था। ICT के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिजिटल इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
तो MHRD जिसको हम पहले कहते थे, तो उनकी तरफ से जितने भी इनिशिएटिव हुए हैं, चाहे वो स्वयं है, चाहे स्वयं प्रभा है, चाहे वो फॉसिल है, चाहे और बहुत सारे तरीके के यहाँ पर हमारे पास डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनको मैंने उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली थी और उनकी लिस्ट मैंने अच्छे से पढ़ ली थी, क्योंकि वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत सारे, और ये सारा डेटा आपको आराम से MHRD की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे से उनने वहाँ पर दे रखा है, एलैबोरेटिव फॉर्म से, आप उनको देखेंगे, आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली आपको सारी स्कीम्स समझ आ जाएंगी गवर्नमेंट की। लास्ट जो है, लास्ट सेकंड यूनिट जो है वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब पीपल एंड एनवायरनमेंट और जो लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन, ये यूनिट बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। मैंने जो करा था पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर पर्टिकुलरली, मैंने केवल जो प्रोटोकॉल्स है जैसे मोंटेरियो प्रोटोकॉल, क्वेटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट जितनी हुई वो उन सब के बारे में पढ़ लिया था, जितना मैं कवर कर सकता था अपने होराइजन में। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, ये सब मैंने चीज़ें कवर कर ली थी जो मैं बेसिक कवर कर सकता था। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारा पोर्शन इस यूनिट में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एनटीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कोई भी पर्टिकुलर ईयर को पिकअप कर लेता है और उस ईयर को पिकअप करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ डेटास पूछ लेता है। तो मुझे इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत कम लगा, जितना मैंने डाला था इनपुट अपना उतना मुझे नहीं मिला। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि पीपल एंड एनवायरनमेंट में जितने जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं और ट्रीटीज़ हैं, आप उनको बाय थ्रू कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। और इसके अलावा बेसिक छोटी मोटी जो पीपल एंड एनवायरनमेंट की जो बुक्स होती हैं उसमें से कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लीजिए। तो मैंने इस यूनिट में पर्टिकुलरली इतना ही करा था। द लास्ट यूनिट दैट इज द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन जो है काफ़ी डेप्थ में चले जाते हैं एनटीए वाले और क्वेश्चंस वहाँ से पिकअप करते हैं। सो मुझे ऐसा लगा हायर एजुकेशन के अंदर बेसिकली मैंने जो एंशिएंट इंडिया का जितना भी सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, जो रिलेटेड वहाँ पर नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स और उनके जो फाउंडर्स थे वो याद कर लिए थे। इसके अलावा मैंने ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं इंडिया के, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत चीज़ें देख ली थी उसके अंदर। और मैंने बेसिकली जितनी भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड मेजरली मैंने यहाँ पर जो कवर करा था वो जितनी भी आईसीटी से रिलेटेड हायर एजुकेशन के अंदर जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मैंने कवर कर लिया था, उनकी एक बड़ी अच्छी सी लिस्ट बना ली थी। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट, आपकी जो है हायर आईसीटी वाली यूनिट और हायर एजुकेशन की यूनिट, इन तीनों ही यूनिट में जितने भी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू लिए गए हैं, वो सब इन तीनों यूनिट्स में सिलेबस में दे रखा है। तो आपको अच्छे से ये चीज़ देखनी है कि ये जब 3 यूनिट्स में ये चीज़ टॉपिक कवर हो रहा है, दैट इज आईसीटी कवर हो रहा है, तो हमको आईसीटी इनिशिएटिव्स जितने भी गवर्नमेंट के हैं, वी हैव टू गो थ्रू दैम थरली एंड वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैम, व्हेन दे हैव लॉन्च्ड, what are the major drawback, what are the major importance of those particular schemes and the initiatives। so इस तरीके से किसने वो स्कीम लॉन्च करी थी, आईआईटी दिल्ली इन्वॉल्व है, आईआईटी बॉम्बे इन्वॉल्व है, कौन उनके साथ कोलैबोरेशन में वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी स्कीम्स को लेकर के हमको अच्छे से इनके नोट्स बना लेने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1 दैट आई हैव डन। नाउ आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द पेपर 2 दैट इज़ ज्योग्राफी। मेरा जो पेपर 2 था वो ज्योग्राफी था। इसके बारे में मैं आपसे एक्सटेंसिवली यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको ज्योग्राफी के पेपर में बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप सब लोगों ने मास्टर्स करी है जो कि अप्लाई कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमारे काफ़ी क्लियर हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें बुक्स ऐसी आ जाती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो हम लोगों ने हमारे मास्टर्स में नहीं पढ़े होते हैं और उसको हम स्किप करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं करा था। मैंने सारे ही टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे थे उसको एक्सटेंसिवली कवर करा। हर एक यूनिट मैंने अच्छे से पढ़ी, कोई भी यूनिट नहीं छोड़ी थी एक्सेप्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो लास्ट यूनिट है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये 9 यूनिट्स पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैंने ऑटोमेटिकली कवर कर लिया है। सपोज फॉर से कि आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया की ही ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया का ही पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन आपने तभी कवर कर ली है जब आप जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए जो मैंने करा था और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है आप सब लोगों के लिए, जिस पे मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं उनको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अलग कर लिया था। सपोज फॉर से कि फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं जो कि है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट के अंदर सपोज करें कि हमारे पास कोई टॉपिक है स्लोप का,
तो स्लोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे उनको मैंने टॉपिक वाइज अलग कर लिया था। अब लॉकडाउन हम सब लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव करा है, तो मैंने उस समय ये करा कि मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल लिया। प्रिंट आउट निकालने के बाद हर एक क्वेश्चन की कटिंग कर ली, और उस कटिंग की सपोज फॉर ऐसे कि वो क्वेश्चन जो है एयर मासेस से बिलोंग करता है, तो मैंने एयर मासेस जहां पर लिख रखा था अपनी बुक के अंदर वहां पर जाके उसको स्टिक कर दिया। सपोज करिए क्वेश्चन जो है वो प्राइमेट सिटी को बिलोंग करता है, तो वो जो क्वेश्चन कट की जो स्लिप थी उसको मैंने प्राइमेट सिटी पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से एट दी एंड लॉकडाउन खत्म होते होते मेरे पास एक ऐसी बुक आ गई थी जिसके अंदर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 से लेकर के और 2019 तक टॉपिक वाइज अलग कर रहे थे। सपोज मैं आपको उसका एक सैंपल दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर क्लाइमेटोलॉजी से मेरे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है एयर मासेस और एक है फ्रंटियर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक वाइज उसको अलग कर लिया कि फ्रंटियर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे इस पेज पर हैं, एयर मासेस में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे इस पेज पर हैं। तो मैंने काफी डिटेल के अंदर इनको टॉपिक वाइज अलग कर लिया था। टॉपिक वाइज अलग करने के साथ साथ आपको फायदा क्या होता है, सपोज फॉर से आप फ्रंटियर का टॉपिक पढ़ रहे हैं सविंदर सिंह की बुक के अंदर से, पर आपने पूरी बुक पढ़ डाली, आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर सपोज फॉर से कि मेरे पास 10-12 क्वेश्चन थे जो कि 2004 से लेकर के और 2019 तक पूछे गए थे, जो कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मैंने उनको इकट्ठा करके लॉकडाउन के अंदर और एक पेज पर कंपाइल कर लिया। अब बहुत ईजी हो जाता है आपका ये पता लगाना कि फ्रंटियर से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो शायद ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने जो मेरा मेन यहां पर फोकस रहा है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको अलग करना रहा है। चलिए, तो अब हम यूनिट बाय यूनिट जो है टॉपिक्स को यूनिट बाय यूनिट देखते चलते हैं कि मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज और कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी थी और कैसे कैसे मैंने हर एक टॉपिक को पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट बाय यूनिट। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यूनिट है ओशनोग्राफी और फोर्थ यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। ये चारों ही यूनिट जो है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, और फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक थी सविंदर सिंह, उसमें से मैंने इन सबको पढ़ा था। मैंने बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था, जो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अलग करे हुए थे, उनको सबसे मैंने गो थ्रू करा। सपोज करिए फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से करीब 15-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे, तो उन सब क्वेश्चन को एनालाइज करा, उन सब क्वेश्चन को पढ़ा और मुझे वहीं से वो टॉपिक समझ में आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स में भी वो टॉपिक पढ़ रखा था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। सपोज करिए कि आपके पास क्लाइमेटोलॉजी से टॉपिक है इंसुलेशन। अब इंसुलेशन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे, मैंने उन सबको गो थ्रू करा और फिर मुझे इंसुलेशन बेसिक बात तो पता ही थी कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको इंसुलेशन कहते हैं, तो मैंने बस उतना ही पढ़ करके और सफाइज करा और फिर मैं आगे मूव ऑन कर गया। क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, हर एक टॉपिक हमें कवर करना है, तो हम हर एक टॉपिक के बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, बट हम सुपरफिशियली सबको पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर सबको पढ़ सकते हैं। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी इन चारों यूनिट्स में अडॉप्ट करी थी। ओशनोग्राफी की अगर हम बात करें तो ओशनोग्राफी के अंदर जो ओशन बॉटम रिलीफ है, जितने भी पैसिफिक ओशन के, अटलांटिक ओशन के और इंडियन ओशन के, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा जो ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल वाला जो आपका यूनिट है, उसके अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंटली जो चीज़ों को देखा वो था आपका जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी। देखिए, जो यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरमेंट ऑफ पेपर 1 है और जो ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट जो यूनिट 4 है आपकी पेपर 2 की, वो काफ़ी ज़्यादा कोइंसाइड करती है इन टर्म्स ऑफ कि आपको पेरिस एग्रीमेंट वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है, ब्रुंटलैंड कमीशन पढ़ना है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उस पेपर में भी कवर हो रही है और इस पेपर में भी कवर हो रही है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कि आपको इनको अच्छे से कवर करना ही करना है। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, इकोटोन टर्म किसने दी थी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से हु कॉइंड द टर्म इकोटोन, हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पुराने टाइम में पूछे गए हैं, तो अभी भी उनके आने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। द 5th यूनिट दैट इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि इसमें काफ़ी सारा डेटा है, सेक्स रेशियो याद करना पड़ेगा, लिटरेसी रेट याद करनी पड़ेगी इंडिया के सभी स्टेट्स की। देखिए, वो भी पार्ट है याद करने का, बट ऐसी बहुत सारी
चीज़ें पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, जैसे कि थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर माल्थस, सैडलर, रिकार्डो, इन सब की थ्योरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थियोरिटिकल हैं, तो आप उनको ईजिली याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपके माइग्रेशन के जितने भी मॉडल्स हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर थियोरिटिकल पार्ट भी बहुत सारा है, तो आप सबसे पहले उसको कवर करिए, मैंने सबसे पहले उसी को कवर करा था। और उसके बाद जो इसका स्टैटिकल पार्ट है, जैसे कि सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, उन सबको मैंने थोड़ा लेटर हाफ में कवर करा था। कवर जरूर करा था, कवर मैंने हर एक टॉपिक करा था सिलेबस का। नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है इस यूनिट का वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो कि अर्बन ज्योग्राफी जिसको आप नाम से जानते हैं। मैंने बंसल की एक बुक थी वो रेफर करी थी इसके लिए, क्योंकि मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उस बुक को पढ़ा था। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्राइमेट सिटी इंपॉर्टेंट है, एज सिटी क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस। अब बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाएंगे, पता नहीं ये क्या ही चीज़ है, बट मैंने विकिपीडिया पे गया, ये अर्बन एरिया सोशल एनालिसिस किसने दिया था उसका प्रोपाउंडर का नाम अपने सिलेबस में ही जॉट डाउन कर लिया और वहीं पर इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख ली। तो लास्ट टाइम पे जब मैं जा रहा था एग्जामिनेशन में तो केवल मैंने सिलेबस रिवाइज करा था, सिलेबस में मैंने काफ़ी सारा डेटा लिख रखा था। तो इस तरीके से मैंने इस यूनिट को कवर करा। द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज द 6th यूनिट, इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। इसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, काफ़ी सारा ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो इसमें कवर होता है। सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर मिलते हैं वर्ल्ड के अंदर, जो रिसोर्स का स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट कम दी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला पार्ट। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर आपका वीवर, डोई और अफियोला ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा वॉन थ्यूनन का जो लैंड यूज़ का जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन के, वेबर का, लॉश का, स्मिथ का, प्रेड का, तो काफ़ी सारे मॉडल्स ऐसे आपको दे रखे हैं। उन सभी मॉडल्स को छोटा छोटा मैंने ग्लिम्स पढ़ लिया था कि ओके फाइन, इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है और मैं थोड़ा सा इसमें और अपडेट करते हुए अपने आप को थोड़ा बहुत और पढ़ लेता हूँ। तो मैंने इतना ही इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर कवर करा। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर आपको अल्फा, बीटा और गामा इंडेक्स निकालने के लिए आने चाहिए। इसके अलावा वर्टिसेस क्या होती हैं, एजेस क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने जो है वो कवर कर ली। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनल डेवलपमेंट की, तो रीजनल डेवलपमेंट पुराने सिलेबस के अंदर एक अलग सी यूनिट थी, बट अब यहां पर आप देखेंगे कि रीजनल डेवलपमेंट जो है इसी यूनिट के अंदर इसको एनकम्प्राइज कर दिया गया। रीजनल डेवलपमेंट के अंदर आपको हर्शमैन का जो मॉडल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरनार मृडाल का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा फ्रेडमैन का मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जितने भी मॉडल्स और थ्योरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। द नेक्स्ट यूनिट इज कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की देखिए, अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि बुक ढूंढने के लिए जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई बुक, ऑब्वियसली बुक तो होगी बट मैंने कोई बुक नहीं ढूंढी थी, मैंने इंटरनेट से और यूट्यूब की मदद से इसको पढ़ लिया था। कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी बहुत इजी यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक और थियोरेटिकल यूनिट है। केवल कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि कल्चरल हेरिटेज किसे कहते हैं, इसके अलावा कल्चरल इकोलॉजी किसे कहते हैं, सोशल वेलबींग क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक डेफिनेशंस भी अगर आप इनकी देख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे कल्चरल हार्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, जो कि कार्लो सॉर्ड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल हार्ट का, उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ गया है, तो इनको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर अगर हम लोग देखें तो हार्टलैंड और रिमलैंड थियरी बहुत बार पूछी जाती है। ऑलमोस्ट एवरी पेपर हार्टलैंड और रिमलैंड थियरी का कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही होता है, तो हम लोगों को उसको अच्छे से पढ़ा था मैंने। इसके अलावा कुछ नए जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि सार्क, एशियान, ओपैक और यूरोपियन यूनियन जो कि पेपर में ऐड करी गई थी, इनके बारे में मैंने पढ़ लिया था कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं, क्या एग्जैक्टली अभी करंट स्टेटस है, क्या चल रहा है। तो विकिपीडिया से इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हैं और इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों को इन दोनों यूनिट्स के अंदर कवर करना रहेगा। द नेक्स्ट यूनिट इज ज्योग्राफिकल थॉट। बहुत सारे बच्चों को इस यूनिट से ऐसा लगता है कि ज्योग्राफिकल थॉट, अरे बाप रे, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करनी होगी, बहुत थियोरेटिकल यूनिट है, इसको तो हम कैसे ही याद करेंगे, और काफ़ी सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं।
बट जोग्राफिकल थॉट अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ें और आप क्रोनोलॉजी देखें कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, उसके बाद क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप उनकी बुक लिस्ट और सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, तो जोग्राफिकल थॉट पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी होगी। सभी जितने भी हमारे पास जो जोग्राफर्स आए हैं, सबसे पहले ग्रीक्स आए, ग्रीक्स में कौन कौन आए, फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे वो कौन थे, फिर नेक्स्ट कौन थे। तो इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी आप बना लीजिए। सिलेबस में इस बार 2-4 जो जर्मन जोग्राफर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, बट आप उसको स्किप करें और आप सारी ही चीज़ें जितनी भी माजिद हुसैन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखी हैं उन सबको मैंने पढ़ा था और कई बार उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप उन पे फोकस करें। इसके अलावा जो ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी है, जैसे कि रीजनल से सिस्टमैटिक का ड्यूअलिज्म, इसके अलावा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का जो ड्यूअलिज्म है, इनको आप एक बार पढ़ लें कि क्या चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होती है, इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार देख लें। इसके अलावा जो पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे कि जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो क्या कहती है, जो बिहेवियरलिज्म है वो क्या कहता है, जो ह्यूमनिज्म है वो क्या कहता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, फेमिनिज्म क्या कहता है। तो ये बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से माजिद हुसैन में एक्सप्लेन कर रखी है। 2-2, 4-4 लाइन। माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट ज़रूर है, बट आप 2-4 लाइन आप उसमें से पढ़ेंगे और यूट्यूब और गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इजीली इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट यूनिट इज जोग्राफिकल टेक्निक्स। देखिए, जोग्राफिकल टेक्निक्स जो यूनिट है वो इटसेल्फ डिवाइडेड है काफ़ी सारे पार्ट्स में। जोग्राफिकल टेक्निक्स के अंदर आपका कार्टोग्राफी पूरा आ जाता है। इसके अलावा स्टैटिकल टेक्निक्स जितने अभी काई स्क्वायर और रिग्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कोरिलेशन वगैरह। इसके अलावा आपका थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो जीआईएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और अभी इन लोगों ने एक और पार्ट ऐड करा है, दैट इज मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस, जो कि ड्रेनेज बेसिन से रिलेटेड है। तो ये 4 पार्ट में ये यूनिट डिवाइडेड है। हर एक पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई स्पेसिफिक बुक इसकी आपको नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे जाना है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, इसके बारे में देखना है। मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, बाइफर्केशन रेशियो क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा गूगल पर, वहां पर जाकर आपको देखना है। कोई एक सिंगल बुक ना रेफर करें, ये मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों ही के लिए ही, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, बिकॉज द पेपर इज गेटिंग डायनेमिक डे बाय डे। आपको गूगल सर्व करना ही पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा और वहां से कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। The last unit, that is geography of environment. Geography of environment unit, frankly, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मैंने इस यूनिट को स्किप ही कर दिया था, पढ़ा नहीं था, बट मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया था कि जैसे कि सपोज फॉर से आप जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप हिमालय का फॉर्मेशन तो डेफिनेटली पढ़ ही लेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, तो वो सब चीज़ें मैंने, क्योंकि जब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर इंडिया का कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता है। तो इंडिया को मैंने क्यूमुलेटिवली नहीं पढ़ा था, हर एक यूनिट में अलग अलग तरीके से पढ़ लिया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन जर्नी, दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एज द सिलेबस दैट इज बीइंग गिवन बाय एनटीए। यू हैव अ ग्रेट क्वेश्चन बैंक ऑफ पेपर 1 नाउ अवेलेबल टू you after June 2020 attempt, so you can go through that questions and analyze what type of questions are being asked in both paper 1 and paper 2. Right now you have seen the current state of your geography paper, that it is going very dynamic. You have 2 passages that are there this time. One is the statistic question, mean mode median wala, or one is the passage type question on the cyclones. So there are 2 questions, 10 questions are side apart when you are comprising in terms of geography paper. There are n number of questions that are came from assertion and reasoning type question. So assertion and reason become very important whenever you are dealing with any particular book. Just underline those questions which have the because in between, so that you can have a crack that okay fine, this could be an assertion and this could be a reason. So go through whole of the syllabus properly, previous year question properly. This is my sincere approach that I have opted for just 25 days. In lockdown I have just segregated all the question topic wise of my second paper, and of the first paper what I have done is I have just formed a notes in just 25 days with the help of YouTube and Google. So don't exploit these medias, just properly use them and focus on your study. At the end, I would like to thank DKT for giving me this platform to share my views that how I have qualified JRF. I would also like to thank my parents and my friends
who are always there and are so understanding and are always helpful for me whenever I am studying. I would also extend my great thank to the Almighty God who have given me this blessing of qualifying GRF, and I would like to wish all the best to all the students who are aspiring to clear UGC NET. Yes, you can do it. If I can do it, you can also do it, and just give your 100% and definitely you will crack this exam.